हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और जबरदस्त वीडियो के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, इस चैप्टर का हम आज इस वीडियो के अंदर सुपड़ा साफ करने वाले हैं। ये वीडियो आपकी परीक्षा 2024 को नस्ते नाबूद करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज के ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पहली बार विजिट किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको फिजिक्स की धाकड़ तैयारी करवाने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कंसेप्ट के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं, ये आप सभी को पता है। हम रट्टा फिकेशन पे काम नहीं करते। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं, हमारे जो उत्तल और अवतल जो दो प्रकार के दर्पण होते हैं उनसे हम प्रतिबिंब निर्माण करते हैं। उत्तल और अवतल दोनों ही जो हमारे दर्पण है वो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन जो हमारा अवतल दर्पण होता है वो एक कंडीशन जो होती है जिस पर आप ध्रुव और आप मुख्य फोकस के बीच में जब वस्तु को रखते हो तो जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के पीछे बनता है और बड़ा बनता है। और बात की जाए उत्तल दर्पण के अंदर तो उसमें दोनों ही आभासी बनते हैं, लेकिन बच्चों दोनों क्या होते हैं, वस्तु से छोटे होते हैं, बड़े कभी भी नहीं बनते। तो बड़े सिर्फ बनते हैं तो किसमें बनते हैं, अवतल दर्पण के अंदर। इसीलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों मैंने रीजन और आपको बता दिया है। साथ ही साथ आप सभी को मैं बता दूं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जहां पर क्लासों का अपडेट मिलता है। आपको कोई भी चीज चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए तो फ्री में बच्चों आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को कहा जाता है व्यतिकरण, अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण। देखो बच्चों मैं आप सभी को बता दूं, आपने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा होगा, ये अपवर्तन सतह है। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहां एंटर करी, सघन माध्यम में एंटर करी, तो विरल से सघन में आएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है क्योंकि रफ्तार कम हो जाती है। यदि ये सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से क्या है, ये दूर हट जाती है। तो ये जो घटना होती है ना, इसको कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रम से 4/3 और 3/2 है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, ये आपको बताना है। देखिए तो जो आपको जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है NW वो है आपके पास 4/3, जो ग्लास का है यानी कांच का वो NG बराबर है 3/2। तो आपसे ना जल का कांच के सापेक्ष पूछ रहा है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है NWG। तो कैसे निकालोगे बच्चों, NW बटे में NG करके निकालोगे। तो NW का मान है 4/3, 4/3, इसका मान है 3/2। अब देखिए आपका 2 जो कहा है वो टॉप पे चला जाएगा, 3 इस 3 के पास आ जाएगा, तो 2 4 से गुणा होगा तो 8 और 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 आ जाएगा। तो 8/9 आपका राइट आंसर होने वाला है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, जब एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 तथा फोकस दूरी f है, ये बच्चों स्टार्टिंग की बात कर रहा है। तो देखिए हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला होता है बच्चों 1/f बराबर में n2/n1 माइनस का 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, ये आपका फॉर्मूला होता है। स्टार्टिंग की बात की जाए तो पहले ये जो उत्तल लेंस था हमारा वायु में रखा हुआ है, तो n1 का मान हो जाएगा 1 और गिलास का अपवर्तनांक कितना है 1.5। तो 1.5 यहाँ आप 1 जमाओगे तो भाग लगेगा, तो यहाँ तो 1.5 माइनस 1 होने वाला है। बात तो सही है ना बच्चों, 1.5 में से आप 1 को माइनस करते हो तो आपका आएगा 0.5। तो यहाँ से आपके पास एक समीकरण बन जाएगी 1/f बराबर 0.5, 1/r1 माइनस 1/r2। इसको आप फिलहाल कॉपी में लिखकर तैयार कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास बच्चों जगह नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। अब देखो आगे, अब आपसे क्या कह रहा है कि फोकस दूरी f है, चलो ठीक है हमने पहले मान ली। पानी में डुबोया जाता है, इसको क्या करा इसने, पानी में डुबोया, और पानी का जो अपवर्तनांक है वो 4/3 है।
तो इसकी फोकस दूरी होगी। बच्चों ये आपसे पूछ रहा है, तो फॉर्मूला देखो, मान लीजिए नई जो फोकस दूरी होने वाली है, हम मान के चल रहे हैं फिलहाल क्या है, एफ डैश। फॉर्मूला होता है n2 बटा में n1। तो n2 मतलब होता है बच्चों ऊपर आएगा, n2 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, जो किसका पूर्णांक रहेगा, लेंस का रहेगा। तो लेंस का कितना है 1.5 बटे में n1 की वैल्यू कितनी है जल की 4/3 माइनस का 1 1 में r1 माइनस 1 में r2, इतना आपका हो जाना है। 3 कहाँ जाएगा, 1.5 से गुणा होगा, तो 3 1.5 से गुणा होगा बच्चों, तो देखो 5 या 15 हासिल 1 3 कम 3, ये आपका हो जाएगा 4.5। अब देखो तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों ये चलने वाला है, इसको मैं लिखूंगा नहीं इस बार कैलकुलेशन के लिए। तो देखो ऊपर क्या बचा 4.5 बटे में 4 माइनस का 1 आपका बचा हुआ है। तो देखिए 1 बटा में एफ डैश बराबर में 4.5 बटे में 4 माइनस का 1, वो बच्चों आपका चल ही रहा है, ठीक है, उसको तो आप समझ गए ही होंगे। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, लघुत्तम लोगे, लघुत्तम आएगा बच्चों 4, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो 4.5 में से 4 जाएगा तो ये आपका बचेगा यहाँ से 0.5, राइट। बटे में क्या चल रहा है आपका 4, यहाँ से आप पॉइंट हटाते हो तो 5 बटे में आपका 40 हो जाएगा। 5 से आप 40 को काट दो कितनी बार, 8 बार, तो ये आपका आएगा 1 बटा में एफ डैश बराबर 1 बटा में 8, 1 बटा में r1 माइनस 1 बटा में r2। अब आप सभी को पहली समीकरण याद होगी, 1 बटा में f बराबर 0.5 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। तो बच्चों उस समीकरण के अंदर से मैं 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2 का मान निकालूंगा, तो आपको कितना मिलने वाला है, आपको मिलेगा, देखो मैं आपको बता दूं 1 बटा f है बच्चों, यहाँ पर 0.5 यहाँ पर है, ठीक है। अब आप इस 0.5 से क्या लगाओगे, इसमें भाग लगाओगे, तो ये आपको मिलेगा 1 बटा f गुणा 0.5, उसको मैं किससे गुणा करूंगा, 1 बटा 8 से। देखो 1 बटा में एफ डैश बराबर में 1 बटा में 8 गुणा 1 बटा में, ठीक है, f गुणा में 0.5, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जब आप 8 को 0.5 से गुणा करते हो ना बच्चों, तो ये आपको 4 देगा, क्या देगा 4, तो यहाँ से आएगा 1 बटा में एफ डैश बराबर 1 बटा में 4f। आपको तो नई फोकस दूरी में देखना है क्या बदलाव होने वाला है, तो आप इसको क्या करोगे, पलट दोगे, पलटोगे, जो एफ डैश है ना वो 4f आपको मिल जाएगा। इसका मतलब जो नई फोकस दूरी आई है मेरे प्यारे बच्चों, वो पहले की फोकस दूरी कितना गुना आई है, 4 गुना आई है। इसका मतलब वही फोकस दूरी आपकी बढ़ जाएगी, कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना। तो आपको सिर्फ बढ़ जाना लिखना है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना ये आपको क्वेश्चन कैसा लगा बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ जी, द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। इसके पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो आपको 1.5 दिया हुआ है, तो इसकी फोकस दूरी आपसे पूछी जा रही है। देखो एक उत्तल लेंस है, ये आपकी R1 हो जाएगी वक्र त्रिज्या, ये आपकी क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। और आप सभी को एक बात पता होना चाहिए बच्चों, जो उत्तल लेंस होता है उसमें जो R1 होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, और जो हमारा R2 होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। ये आपको अपवर्तनांक दिया हुआ है, फोकस दूरी आपसे पूछी जा रही है, तो फॉर्मूला लग जाएगा 1 बटा में f, तो 1.5 माइनस का 1, मतलब फॉर्मूला है n-1 वाला, ठीक है, और आपका ब्रैकेट में 1 में r1, तो r1 की वैल्यू कितनी है 10, माइनस 1 बटा में r2 माइनस का 15, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे कैसे करना है, तो यहाँ से 1.5 में से 1 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 0.5, तो 1 बटा में f बराबर में 0.5। अब देखो यहाँ से आपको जो एलसीएम आने वाला है ना वो कितना आएगा बच्चों, एलसीएम आपका 30 आ जाएगा, राइट। अब देखो आप 10 का भाग 30 में लगाओ, 3 बार जाएगा, 3 ऊपर गुणा हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो अब देखो आप क्या होगा, 0.5 गुणा में 3 और 2 आपके हो जाएंगे 5, 5 बटा में 30, 5 छंगे 30, तो 0.5 में आप 6 का भाग लगाओगे, तो 1 बटा में f 0.5 में 6 का भाग लगाओगे, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 5 बटे में क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। आपको f का मान निकालना है तो 60 बटे में क्या हो जाएगा 5, 5 का भाग 60 में लगाओगे तो आप 12 बार चला जाएगा, तो 12 मीटर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। देखो आप सभी ने सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ी होगी बच्चों, ऐसे लेंस लगा होता है,
ठीक है। अब वहां से किरण आती है तो जो प्रतिबिंब बनता है आपका अंतिम, वो यहाँ पर बनता है। और कैसा होता है बच्चों, काल्पनिक होता है। और यहाँ हमारा जो है इसके लिए किसका काम करता है, ये आभासी बिंब का कार्य करता है, जो कैसा बनता है, सीधा बनता है। इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी दूरदर्शी के अभिदर्शक, अभिदर्शक का मतलब है बच्चों एफ नॉट की बात कर रहा है, जिसे आप कैपिटल एफ के नाम से भी जानते हो। और नेत्रिका लेंस मतलब एफ ही, जिसे आप स्मॉल एफ के नाम से भी जानते हो। फोकस दूरी क्रम से कह रहा है कि एफ है कैपिटल तथा स्मॉल एफ है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता आपको बतानी है। तो देखिए आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है एम बराबर कैपिटल एफ बटे में स्मॉल एफ, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता, सीधी सी बात है बच्चों, ये हमेशा बढ़ जाती है, क्योंकि आपने उस नलिका की लंबाई बढ़ा दी। इसका मतलब जो लेंस है वो क्या हो गया, आपके दूर दूर हो जाएंगे। और दूर दूर जब लेंस हो जाएंगे, जो बनने वाला जो अंतिम प्रतिबिंब है वो हमेशा बड़ा ही बनेगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बच्चों, जो नवा क्वेश्चन है मैं आप सभी को बता देता हूं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप समझना। आपसे कह रहा है तरंग दैर्घ्य में वृद्धि के साथ, तरंग दैर्घ्य में मतलब आपने लैम्बडा में क्या करी, वृद्धि करी, तो आपसे पूछ रहा है कि अपवर्तनांक पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, मतलब स्मॉल एन का मान कितना चेंज होगा, घटेगा, बढ़ेगा, नहीं बदलेगा, जो भी वो आपको बताना है। देखो एक फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने पढ़ा होगा, C बराबर NV। ये जो फॉर्मूला है अपवर्तनांक और माध्यम और निर्वात प्रकाश की चाल के बीच में संबंध होता है, ठीक है। अब देखो आपको तो तरंग दैर्घ्य से मतलब है, आपको तो तरंग दैर्घ्य बढ़ानी है, तो तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। पहले आवर्तिक फॉर्मूला क्या होता है, न्यू बराबर C अपॉन में लैम्बडा। अब मुझे यहाँ से C का मान निकालना है, तो मैं लैम्बडा को यहाँ गुणा करूंगा तो C बराबर आ जाएगा न्यू लैम्बडा। अब आप यहाँ पर रखिए न्यू लैम्बडा बराबर में NV। अब आपसे कह रहा है तरंग दैर्घ्य बढ़ानी, तरंग दैर्घ्य आपने बढ़ाई तो इसका मतलब अपवर्तनांक इसका समानुपाती आ रहा है, तो अपवर्तनांक भी आपका बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बच्चों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उसमें बी ऑप्शन दे रखा है, जो बिल्कुल ही बच्चों गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इसको आप क्रॉस मार लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा। सीधी सी बात है, जो काला दिखाई देगा। जब वायुमंडल नहीं है तो सीधी सी बात है वहां पर काला आपको दिखाई देने वाला है, क्योंकि वहां अपवर्तन तो होगा नहीं। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन, जो हमने आसान तरीके से, आसान कंसेप्ट के साथ सभी क्वेश्चनों को नस्ते नाबूद कर दिया। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बच्चों जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर चैप्टर का समाप्त हो जाते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार करने वाले हैं। इसीलिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।